Assalamualaikum. Good morning everyone. Welcome to Jio Pakistan with Huma and Abdullah. कैसे हैं आप सब लोग? कराची वाले तो पर्टिकुलरली ज़रा परेशान हैं, ज़रा डरे हुए हैं क्योंकि मुंबई की जो सूरत हाल सामने आ रही है और यहाँ पर जितनी बारिश की पेशगोई की जा रही थी, वैसे बाज़ ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक तो है, नॉर्मल ज़राए को थे, ख़ानदानी ख़ानदानी ज़राए के मुताबिक 400 मिलीमीटर बारिश होने की तवक्को है। ऐसा नहीं है, मैक्सिमम 150, 100, 130 मिलीमीटर बारिश की एक्सपेक्टेशन जाहिर की जा रही है इस सिस्टम में। जब लोगों के घर भर जाते हैं और सड़कें भर जाती हैं तो इट डजंट मैटर कि वो 400 थी कि 800 या 200 थी। कराची में तो आपको पता है थोड़ी सी भी हो तो हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, लेकिन ऑफ कोर्स थोड़ा सा वी शुड बी कंसर्न क्योंकि एक नया स्पेल जो है वो बारिशों का आज से स्टार्ट होना है उसने। अच्छा बस जस्ट समथिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड, क्योंकि सुबह जब मैं ये पूरा अपना रनडाउन देख रही थी तो ये जब मॉडल एंड सिंगर अयान अली का जिक्र हुआ तो साथ ही वो कहानी में वो भी बातें हो जाती हैं कि जी $15 लाख ये लेके जा रही थी और फिर पकड़ी गई थी और 5 साल बाद वो दुबई में बैठी अपनी म्यूजिक वीडियोज़ रिलीज़ करी है। मतलब आफरीन है वैसे इस बात पे कि कोई रंगे हाथों पकड़ा जाए और पता ना चले कि वो पैसे आए कहाँ से और वो चली भी जाए। हाँ वो अब मेरी बात सुने, we'll talk about focus on a music album this time. Why should we focus on the music album when there is like an elephant in the room to focus on anyway? The baggage is huge although the baggage is huge, लेकिन फिर भी हमने जो लेटेस्ट काम कर रही हैं वो तो पुराना काम हो गया ना। जो लेटेस्ट काम कर रही हैं वो उस बारे में हम बताएंगे आपको। स्कूलों की बात करेंगे, स्कूल्स की बात करेंगे और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है कि कोरोना पाकिस्तान वाहिद ही दुनिया की एक मिसाल है जहाँ पे इस तरह से केसेस कम हुए हैं और अल्लाह करे कि सिलसिला इसी तरह जारी रहे और दूसरी सर्ज हमें देखने को तो ना मिले। इट डज मेक यू वंडर, लेकिन ऑफ कोर्स ऑन द ग्राउंड आप नजर भी आ रहा है कि कुछ कमी हो ही गई है। उसी के हवाले से आपको बताएं कि कोरोना केसेस में कमी के बाद प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने 15 अगस्त से स्कूल्स अज खुद खुलने का ऐलान भी कर दिया है। 15 अगस्त की बात हो रही है, हम खुद ही खोल देंगे, हुकूमतें इसकी इजाज़त देंगी या नहीं और देंगी तो किन शराइत पर ये देखना पड़ेगा। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स फेडरेशन और कराची प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी ने 15 अगस्त से निजी तालीमी इदारे खोलने का ऐलान कर दिया है और एक्शन कमेटी के रहनुमा परवेज़ हारून ने बताया कि 31 कवायद और ज़वाबित भी जारी कर दिए गए हैं और फेडरेशन के सदर काशिफ मिर्जा ने कहा कि स्कूल्स खोलने वाले इदारों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए लीगल सेल भी कायम कर दिया गया है। रुकावटों की सूरत में लॉन्ग मार्च किया जाएगा। बच्चे तो नहीं शामिल होंगे इसमें, मजा आएगा, सारे आ जाओ। इस सहूलत को अरेंज भी नहीं कर रहे। जिन स्कूल में ऑनलाइन चल भी रहा है तो मुश्किल से 20% वाले भी उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इंशाअल्लाह 14 अगस्त को भी तमाम निजी तालीमी इदारों के अंदर बच्चों कुशाई की तकरीब भी होगी और बच्चे कौमी तराना भी पढ़ेंगे। एक मखसूस तादाद में बच्चों को बुलाया जाएगा और SOPs के तहत कौमी तराना भी होगा और बच्चे कुशाई भी होगी 14 अगस्त को। अच्छा जी, मुल्क में कोरोना के बाद तालीमी इदारे कई माह से बंद हैं। तहम सूरत हाल बेहतर होने पर वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया था। अब निजी स्कूल्स के इस इक़दाम पर हुकूमती रद्द अमल क्या होगा, ये अहम बात है। बेसिकली मुझे लग रहा है कि 1 महीने का डिफरेंस है। एज इन प्राइवेट स्कूल चाहते हैं कि 15 अगस्त से खोल दें जबकि सरकार कह रही है कि 15 सितंबर वुड बी मोर अप्रोप्रिएट। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया परवेज़ हारून साहब ने, प्राइवेट स्कूल्स एक्शन कमेटी के नुमाइंदे हैं। परवेज़ साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ऐलान किया गया है कि 15 अगस्त से निजी स्कूल्स खोल दिए जाएंगे, तो आप लोग इस फैसले तक कैसे पहुंचे ये बता दें और आपको ये क्यों लग रहा है कि अब स्कूल्स खोलना महफूज है एंड इट्स ऑल राइट कि अब खोल दिया जाए। लेकिन 26 फरवरी को एक ऐलान हुआ और उस ऐलान के तहत तमाम निजी स्कूल्स या तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए। हम ये समझते हैं कि ये फैसला बहुत ही उजलत में किया गया। जब मुल्क भर में कोरोना के सिर्फ 2 केसेस थे उस वक्त सिंध के तमाम स्कूल्स बंद कर दिए गए। ये स्कूल बहुत बेहतर अंदाज में बंद हो सकते थे अगर 10 से 15 दिन का टाइम दे दिया जाता। हम बच्चों के इम्तहानात ले लेते, उनके नताइज का ऐलान कर देते और समर वेकेशन का काम दे देते तो शायद उस सूरत के अंदर तालीमी लॉस इतना नहीं होता। अब आपका ये सवाल कि इस वक्त महफूज है, इस वक्त जब मार्केट्स खुलना महफूज है, फैक्ट्रियाँ खुलना महफूज हैं, मजहबी त्यौहार इस वक्त महफूज हैं, ट्रांसपोर्ट इस वक्त महफूज है, सिनेमा घर खोलने की प्लानिंग हो रही है, शादी हाल खोलने की प्लानिंग हो रही है, तो क्या सिर्फ तालीमी इदारे ही गैर महफूज हैं? मेरा तो ख्याल है कि सवाल बनता ही नहीं है। इस वक्त सब महफूज हैं तो तालीमी इदारे भी महफूज हैं।
अच्छा, ये फरमाइएगा कि स्कूलों के लिए क्या SOPs तय किए गए हैं? ज़ाहिर है उन पर अमल दरामद कौन यकीनी बनाएगा, ये भी अहम सवाल है। और क्या ये कोरोना से हिफाजत के इक़दाम उठाने का माली बोझ आप हस्बे रिवायत वालिदैन पर डालेंगे? क्योंकि वालिदैन तो अभी से खौफ खा रहे हैं कि पता नहीं ग्लव्स और मास्क और सैनिटाइजर के ज़ुमरे में कितने पैसे लिए जाएंगे। नहीं, आई थिंक ये प्रोवाइड करेंगे। दिक्कत देखें, SOPs हमने बनाई हैं, गवर्नमेंट को भी हमने भेजी है और हमने गवर्नमेंट से भी कहा है कि अगर आपने कोई SOPs बनाई है तो वो हमारे साथ शेयर करें। हमने हुकूमत से ये कहा कि कोई यूसीज अगर आप समझते हैं सेंसिटिव है तो वो हमारे साथ शेयर करें। और जिस तरीके से अब समझ लें कि मास्क एक हिस्सा होगा यूनिफॉर्म का, जिस तरह यूनिफॉर्म वालिदैन अपने बच्चे को दिलाते हैं, इस तरीके से एक मास्क भी वालिदैन को बच्चों को दिलाना होगा। और एक छोटी सैनिटाइज़र की बोतल एक बच्चों के पास रखी जा सकती है। सैनिटाइज़र की बोतल हम स्कूल्स के अंदर और सैनिटाइजिंग का सिस्टम भी स्कूल्स के अंदर इंशाल्लाह ताला हम उसको बनाएंगे। अच्छा, यानी बाकी वो सारी प्रिकॉशनरी किट्स जो हैं वो पेरेंट्स हैं वो खुद उसका बोझ उठाएं। अच्छा, फाइनली ये भी बता दें परवेज़ हारून साहब के हुकूमतों की जानिब से अब तक आप लोगों को मुकम्मल क्लियरेंस तो ऑब्वियसली नहीं दी गई, तो इसके बावजूद आप अपनी मर्जी करेंगे और फिर कोई नुकसान हुआ तो क्या जिम्मेदारी उठाने को भी तैयार हैं? बैन सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस के अंदर जो फैसला हुआ है, प्राइवेट स्कूल एक्शन कमेटी उस फैसले को यकसर मुस्तरद करती है और हम कहते हैं कि 15 अगस्त से मुल्क भर के निजी तालीमी इदारे खोल दिए जाएंगे। और अब तालीम के जुर्म के अंदर हुकूमत हमें गिरफ्तार करे, हुकूमत हमारे इदारे सील करे, हमें सब मंजूर, मगर स्कूल्स 15 अगस्त से खोले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और ये ख़तरा इनको कौम के बच्चों का नहीं है, ख़तरा इन वज़रा को अपने बच्चों का है। इन्होंने सिर्फ अपने बच्चों की वजह से पूरी कौम के तालीम को दूर रखा हुआ है। दूसरी बात ये कि कौन ज़िम्मेदार होगा, तो मैं आपसे ये सवाल करता हूँ, बताएं थर में भूख से मरने वाले 391 बच्चों की मौत का कौन ज़िम्मेदार है? आप मुझे बताएं, जो हर साल रेबीज़ के वैक्सीन ना होने की वजह से मुल्क के अंदर कई बच्चे कुत्ते के काटने से मर जाते हैं, उसके कौन ज़िम्मेदार है? ये तो बड़ी जज्बाती रिटॉरिक हो गई है, लेकिन चलें परवेज़ हारून साहब, शुक्रिया आपका। आपने कहा जी आप को इस जुर्म में गिरफ्तार करना चाहे तो कोई कर ले। आई एम सॉरी बट आई मस्ट कन्फेस कि मैंने इतनी डेडिकेशन फॉर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन किसी में नहीं देखी जितनी आप में देखी है। कि आपका तो बस नहीं चल रहा कि आप बस घरों से निकालें बच्चों को, स्कूल ले जाएं। कमाल की बात है वैसे तो। अच्छा जी, और एक और पर्सपेक्टिव भी लेते हैं और हमें ज्वाइन किया तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा ने। मुसर्रत साहिबा, निजी स्कूलों ने ऐलान कर दिया है कि वो 15 अगस्त से स्कूल खोल देंगे। बड़े कैटेगोरिकली उन्होंने कह दिया चाहे जो भी हो जाए हम खोल रहे हैं, गिरफ्तारियां भी देंगे जी। तो क्या पंजाब हुकूमत समझती है कि अब वक्त आ गया है कि तालीमी अदारे जो है वो मामूल पर आ जाए, खोल दे सब कुछ, एवरीथिंग इज़ फाइन नाउ? बहुत शुक्रिया। बेसिकली हमारे जो फेडरल मिनिस्टर हैं एजुकेशन के, शफकत महमूद साहब, उन्होंने तमाम सूबों के जो एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं उनके साथ एक मीटिंग की है और ये तमाम सूबों और फेडरल के दरमियान तय पाया है कि इंशाल्लाह 15 सितंबर से हम इंशाल्लाह स्कूलों को ओपन करेंगे। लेकिन अगर ये जो निजी स्कूल एसोसिएशन वाले अगर ये 15 अगस्त की डेट दे रहे हैं तो बिल्कुल भी गवर्नमेंट इस बात पे मुतमईन भी नहीं है और एग्री भी नहीं कर रहे हम लोग। उसकी वजह यह है कि और 15 सितंबर की भी डेट हमने इसलिए दी है कि उस वक्त कोरोना से पेश नज़र जितने भी ख़तरात और जो भी शकूक शुबहात आज हैं वो और उनमें क्लैरिटी आ जाएगी। देखें, हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे बच्चों की ज़िंदगी, हमारे टीचर्स की ज़िंदगियाँ और फिर उसके बाद लाइफ के बाद एजुकेशन और हेल्थ बाकी तमाम चीज़ें आती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो समझने की है पेरेंट्स को भी और गवर्नमेंट को भी, उसमें हम लोग बहुत क्लियर हैं। और अगर कोई इस तरह का इरादा रखते हैं कि वो 15 अगस्त से स्कूल्स खोलेंगे तो गवर्नमेंट इस तरह का कोई इरादा नहीं रखती। और हमने बारहा अपने कंसर्न्स हमने ये जो भी मुतालबात करने वाले हैं उन तक कन्वे किए हैं कि ये कोई गवर्नमेंट की ख्वाहिश या खुशी की बिना पे हम लोगों ने ये फ़ैसला नहीं लिया। इसमें पेश नज़र है हमारी आने वाले नस्लों की ज़िंदगियाँ और सेहत, उनकी सेहतमंद ज़िंदगी। तो इंशाल्लाह 15 सितंबर को चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और उस सारे जो शकूक शुबहात है रिगार्डिंग कोरोना जब वो क्लियर होंगे तो फिर हम स्कूल खोल देंगे। अच्छा मुसर्रत साहब, द लाइफस्टाइल हैज़ नाउ चेंज। तालीमी इदारे खुलेंगे तो सही ज़ाहिर है, लेकिन कोरोना के ख़तरात से बचाव के लिए SOPs का नफाज भी होगा। कुछ आप लोग बनाएंगे, कुछ स्कूल्स वगैरह ने सजेस्ट किए हैं, तो तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। ये यकीनी कौन बनाएगा? क्या हुकूमत यकीनी बनाएगी? क्योंकि बहुत से स्कूल हैं जहां शायद होंगे इन SOPs पर अमल दरामद, बास पे नहीं भी होगा। और बहुत से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पहले भी हो चुके हैं जहां लॉकडाउन वगैरह हुए, स्मार्ट लॉकडाउन, वहां SOPs दिए गए हैं। मार्केट्स को भी खोलने में SOPs के हवाले से हमने देखा है कि वो इतने फॉलो नहीं होते।
देखिए जी, बिल्कुल इसको यकीनी बनाना ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और 15 सितंबर से पहले हम सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स पूरी दुनिया में जो तरीक़ाकार वज़ा हुए आफ्टर कोविड जहाँ पे भी स्कूल ओपन हुए, तो वो तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स हम स्कूल की जो इंतज़ामिया उनको देंगे और जो स्कूल्स उन प्रिकॉशनरी मेजर्स को, उन SOPs को फॉलो नहीं करेंगे उनके खिलाफ गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी। और इसमें जो एक खुशाइन चीज़ है, देखें जब हमने 20% फ़ीसों में कमी का जब गवर्नमेंट ने इंडिया दिया तो उसमें हमें तकरीबन तमाम स्कूल्स ने कोऑपरेट किया। तो जो स्कूल्स हैं हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो कोऑपरेट करेंगे। मेजॉरिटी हमेशा कोऑपरेट करती है। अगर कुछ इस तरह के स्कूल जिन्होंने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया तो उसमें फिर हुकूमत उनके खिलाफ एक्शन भी लेगी और जो भी उसके पेश नज़र कार्रवाई हुई वो हम करेंगे। आई वंडर, जब स्कूलों की फीसें कम करने की बात हुई थी ना, जब अदालती अहकामात आए थे तो हवा में उड़ाए थे स्कूल वालों ने तमाम अहकामात और जब बाज़ने किए थे, लेकिन बेशतर ने नहीं की थी फीसें कम, तो वो भी हमारे सामने सूरत है। यू वंडर कि व्हाई आर दे सो कीन कि फ़ौरन से पहले खोल दिया जाए, बट इन एनी केस चलें स्पेकुलेशन नहीं करेंगे मुसर्रा साहिबा, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि जब निजी स्कूल मास्क लाजमी करेंगे, सैनिटाइजेशन का बंदोबस्त करेंगे, तो वालदैन को खदशा है कि ये रकम भी उन्हीं से वसूल की जाएगी। वैसे उनको तो खदशा है, हमें यकीन है कि ऐसा ही होगा। तो हुकूमत कम से कम ये तो यकीन दहानी करा दे कि ऐसा जुल्म नहीं होगा। निजी स्कूलों से ये गारंटी तो ली जा सकती है कि आप जो भी करेंगे SOPs वगैरह, जितना भी खर्चा होगा वो आप पे होगा और आप ये मजीद बोझ पेरेंट्स पे नहीं डाल सकते। कुछ इस किस्म की कोई चीज़? जी बिल्कुल, किसी किस्म का जुल्म नहीं होने दिया जाएगा बोथ साइड्स को। ना स्कूल्स के ऊपर कोई जुल्म होगा ना पेरेंट्स के ऊपर। देखें इसमें जो ये बेसिकली जो जितनी भी प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं उनको हमने मिल के इंश्योर करना है। कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पेरेंट्स की होगी, जैसे बच्चों को घरों से मास्क पहना के भेजना, और कुछ SOPs इस तरह के होंगे जो पेरेंट्स के करने के होंगे काबिल अमल, और कुछ जैसे स्कूल की जो प्रीमिसेस हैं उसके अंदर सैनिटाइजेशन, हाइजीन का ख्याल, जो भी अगर खुदा न खास्ता उस वक्त तक कोरोना की क्या सिचुएशन रहती है तो डिस्टेंसिंग का ख्याल, एक क्लास में कितने बच्चे होने चाहिए, तो ये दोनों साइड्स ने इस पे अमल करना है। कोई किसी के ऊपर ओवरबर्डन नहीं होगा। इसकी मैं एक छोटी सी एग्जांपल भी दे दूं, जैसे अगर हमने शॉपिंग मॉल्स के अंदर SOPs का कहा तो मास्क हम खुद पहन के जाते हैं और वहाँ पे थर्मल स्कैनिंग और जो सैनिटाइजेशन है वो वहाँ का जो स्टोर वाले करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कोई एक शॉपिंग हमने की है तो वो चीज़ हमें महंगी बेचेंगे। सेम ये अप्लाई होगा स्कूलों पे। पेरेंट्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट करना है SOPs पे अमल दरामद कराने में, और स्कूल की एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी SOPs होंगे वो स्कूल की इंतज़ामिया करेंगी। अल्लाह करे कि वो वक्त आए कि हमारे बच्चे दोबारा अपने स्कूलों में जा सकें और 15 सितंबर से पहले हम तमाम SOPs, तमाम जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस वो इंशाल्लाह ताला मीडिया के थ्रू पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी गाइडेंस उनकी प्रॉपर हम पहुंचाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मुसर्रा जमशेद चीमा साहिबा। और म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। मास्क वगैरह तो जाहिर है वालिदैन खरीदेंगे। ये तो बहुत श्योर है कि 15 सितंबर से पहले कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं खुलेगा। वैसे इट डज मेक सेंस एज वेल। हुमा, आपको पता है अभी ईद गुजरी है और ईद के बाद हमारी सोशल डिस्टेंसिंग तो नहीं की, आपको पता है, फिर भी हमारी जो मंडियों की सूरत हाल थी, जो मोहल्लों की सूरत हाल थी, तो हमें उसका रिजल्ट अभी गेज करना है, उसको देखना है। और 14 दिन से 3 हफ्ते लग सकते हैं उस सूरत हाल को सामने आने में कि ईद पे जो हमने SOPs की खिलाफ वर्जियाँ की हैं उसके क्या नतीजे निकले हैं। अगर तो वो नतीजे अच्छे रहते हैं और कोरोना उस तरह से नहीं फैलता जैसे पहले एक सर्च देखी गई है, तो 100 बिस्मिल्लाह स्कूल खोले। कौन नहीं चाहता स्कूल खोले। और परवेज हारून साहब जो थे वो इससे पहले कंपैरिजन दे रहे थे कि जी मार्केट्स खुल गई हैं तो सिनेमाज खोल रहे हैं, तो जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्कूल्स हम एडल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। तो लिहाजा उनको सेफ गार्ड करना इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप 15 अगस्त को खोलें या सितंबर को खोलें या जब भी खोलें, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट ज़रूर याद रखें कि मार्केट्स वगैरह एवरीथिंग वहाँ जाते हैं अडल्ट्स, उनको पता है क्या करना है, कुछ नहीं है, एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन जब बच्चे इन्वॉल्व होते हैं तो देन यू हैव टू मार्केट में जाहिर है यू कैन कंट्रोल द नंबर ऑफ पीपल दैट आर एंटरिंग योर शॉप और मॉल। आप किसी भी बाजार में एज इन किसी दुकानदार कंट्रोल कर सकता है। स्कूल में तो बच्चे एनरोल्ड हैं, उन्होंने तो जाना ही जाना है ना। सेकेंडरी, प्राइमरी और ज्यादातर स्कूल हमारे ओवर क्राउडेड हैं। स्ट्रेंथ हमारी क्लासरूमों की बहुत ज्यादा होती है। अच्छा जी, सिंध के वजीर तालीम साहब से हम बात कर लेते हैं। सईद गनी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब। हुकूमत इंतजार
करती रह गई। प्राइवेट स्कूल्स ने ऐलान कर दिया, वो कहते हैं जी हमें तो गिरफ्तार कर लें आप, लेकिन हम 15 अगस्त से सब खोलेंगे। तो कोई बीच का रास्ता निकाल लें, इफ नॉट 15 सितंबर, 1 सितंबर, 6 सितंबर, एज इन 7 सितंबर, कुछ भी हो सकता है। तो क्या आप लोगों ने सोचा इस सिलसिले में? देखिए, एक बात मैं वाज़ेह कर दूं, स्कूल कब खुलने हैं ये फैसला हुकूमत ने करना है, प्राइवेट स्कूल्स की मैनेजमेंट ने नहीं करना है। उनके मसाइल हैं, उसको हम समझते हैं। और जो गुज़िश्ता मीटिंग हुई थी इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स की, उसमें ये बात मैंने रखी भी थी कि फेडरल गवर्नमेंट ने जिस तरह बड़े इंडस्ट्रीज़ को अपने अखराजात पूरे करने के लिए, तनख्वाहों की अदायगी के लिए स्टेट बैंक से एक फैसिलिटी का अरेंजमेंट किया था, जो 3 या 2-3% पे वो फाइनेंसिंग वहाँ से हो रही थी, तो छोटे स्कूलों को भी इस किस्म की सहूलत दी जाए और जो उसके ऊपर मार्कअप है वो हुकूमत खुद बेयर कर ले। तो अगर हुकूमत वो कर लेती है तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी मसला हल हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता कि हुकूमत तो ये फैसला करे, बल्कि सारी हुकूमतें सूबों की ये फैसला करें कि स्कूल बंद हो गए और प्राइवेट स्कूल्स की एसोसिएशन ये कह दे कि हम स्कूल खोलेंगे। ये बिल्कुल नामुनासिब बात है। और अभी भी जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से ख़बरें हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वो कोई अच्छी नहीं है कि जिन ममालिक ने बेहतर तरीके से कोविड को कंट्रोल भी कर लिया और बेहतर इक़दाम भी किए थे और वो स्कूल खोलने की तरफ जब गए तो वहाँ से केसेस में इजाफा हुआ। तो हम इस किस्म की किसी सूरत हाल का सामना करने के लिए ना तैयार हैं और ना हमें ये काम करना चाहिए। तो हम अभी वेट करेंगे। 15 सितंबर से पहले मुहर्रम उल हराम का महीना भी गुजरना है, उसमें भी काफ़ी इज्तिमात होते हैं, लोगों का मिलना जुलना होता है। तो हम देखेंगे कि उसके क्या असरात पड़ते हैं। और अगर जो आज हालात हैं, अगर उसकी बुनियाद पे आप मुझसे पूछेंगे तो 15 सितंबर को हम खोल देंगे। लेकिन अगर खुदा न खास्ता हालात ख़राब होते हैं तो शायद 15 सितंबर भी हो सकता है कि अपनी तारीख ना। गनी साहब, ये एक आपसे भी बात करके और प्राइवेट ये जो स्कूल्स एक्शन कमेटी है उनसे भी बात करके कुछ डेडलॉक सा हम फोर्सी कर सकते हैं, बिकॉज दे आर वेरी एडमेंट कि वो खोलेंगे और आप भी बहुत एडमेंट है कि हो ही नहीं सकता, कि कैसे हो सकता है कि वो फैसले अपने कर लें। ये हुकूमत के फैसले करने के हैं। जिस तरह आपने कहा, निजी स्कूल्स वालों का कहना है कि वो कोरोना से बचाव के SOPs नाफिज करके ही स्कूल खोलेंगे। तो ये एटलीस्ट उन्होंने सेफ गार्ड ज़रूर दिया है। अब पता नहीं आप मानेंगे नहीं मानेंगे, लेकिन तमाम हिफाजती इंतजाम कर लिए गए हैं या नहीं कर लिए गए। सिंध हुकूमत ये कैसे यकीनी बनाएगी, खासतौर पर अगर वो एडमेंट हैं कि जी हम खोल रहे हैं? देखिए, यहाँ सिर्फ सिंध हुकूमत की बात नहीं है, चारों सूबाई हुकूमतें भी यही समझती हैं, वफाकी हुकूमत भी ये समझती है। और इस बात पर किसी सूबाई हुकूमत में, वफाकी हुकूमत में इख्तलाफ नहीं है कि फ़िलहाल स्कूल नहीं खुलने चाहिए। और जो भी तारीख होगी वो 15 सितंबर होगी या उसके बाद की कोई तारीख होगी। तो अगर स्कूल ये कहते हैं कि हमने इंतज़ाम कर भी लिए हैं, तो मैं एक बात बार बार अर्ज़ करता हूँ कि हमने बहुत सारे ऐलानात किए, शहरियों से दरख्वास्तें की, गुजारिशें की, लेकिन वो लोग जो बाशऊर हैं, पढ़े लिखे हैं, आकिल व बालिग हैं, वो अगर हुकूमती एडवाइज़ पर अमल नहीं कर सके और वो फॉलो आज भी नहीं कर रहे SOPs को, तो हम उन बच्चों से ये कैसे तवक्को कर लें कि उनको जो SOPs आप बताएंगे, जो हिफाजती तदाबीर उनको बताएंगे, उस पर अमल कर लेंगे। ये शायद इन हालात में इतना आसान नहीं है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे अगर हालात थोड़े मज़ीद बेहतरी की तरफ जाते हैं और फिर ये वायरस का फैलाव हमें बिल्कुल यकीन हो जाए कि स्कूलों से नहीं फैलेगा, तो हम खोल देंगे। लेकिन सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट की तरफ कि हमने इंतजाम कर लिए और हम खोल दें, ये नहीं खुलेंगे स्कूल तरह से। बहुत शुक्रिया आपका फ़िलहाल सईद गनी साहब। और स्कूल्स के बारे में तो मौक़िफ़ तमाम हुकूमतों का यकसाई है कि 15 सितंबर अभी तक टेंटेटिव डेडलाइन दी गई है। और बहुत सी नई स्टडीज़ हमें ये भी बताती हैं कि बच्चे जो हैं वह कोरोना वायरस के फैलाव का एक बहुत बड़ा जरिया बन सकते हैं, क्योंकि इनमें से मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक होते हैं और दूसरों को इन्फेक्ट करते हैं। गनी साहब से हमने एक्चुअली ये तो बात करनी थी, बारिशों की बात करनी थी। एक्चुअली इजराइल ने अभी एक्सपेरिमेंट किया कि उनके जैसे ही केसेस कम हुए तो उन्होंने स्कूल खोल दिए। और उनके अभी कुछ सिस्टम ऐसा था कि छोटे स्कूलों में बहुत ज़्यादा बच्चे भरे हुए थे। हमारी अभी स्ट्रेंथ सिवाय चंद स्कूलों के 30, 40, 50 भी बच्चे होते हैं एक क्लासरूम में। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ऑलरेडी हमारे स्कूलों में। करीब करीब बच्चे बैठे होते हैं, तो उनको कैसे अकोमोडेट करना है और कैसे वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग वाला SOP लागू होगा, ये कोई नहीं बता रहा। कैन यू इमेजिन कि आप छोटे बच्चों से ये एक्सपेक्टेशन रखें कि वो शेयर नहीं करेंगे अपना खाना, अपनी पेंसिल, अपने कलरिंग, अपनी किताबें। दे आर गोइंग टू
शेयर, तो फिर हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर में जगह ही नहीं है इतनी कि 2-2 फुट से बिठा सकें बच्चों को। पाकिस्तान के मॉडल और गुलकारा अयान अली ने अपना पहला म्यूजिक एल्बम रिलीज कर दिया है। ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए गुलकारा ने लिखा कि जिस म्यूजिक एल्बम पर उन्होंने 5 साल कबल काम शुरू किया था, बिल आखिर वो रिलीज हो गया है। जाहिर है शी वाज बिजी इन अदर थिंग्स एज वेल। तो What was she busy in? What are you talking केस about? वगैरह चल रहे थे होमा, अच्छा चलें, ठीक केस है। वगैरह चल रहे थे। अयान अली के गाने इस वक्त मारूफ म्यूजिक स्ट्रीमिंग एप्स और वेबसाइट्स Spotify, Deezer और गूगल प्ले और पर सुने जा सकते हैं। अयान अली के गाने उनके यूट्यूब चैनल पर भी सुने जा सकते हैं। देखे अभी नहीं जा सकते गालिबन, क्योंकि सिर्फ ऑडियो रिलीज हुई है, वीडियो नहीं अभी रिलीज हुई है। सो यू कैन लिसन टू दीज सॉन्ग्स। Do you want to? आई थिंक वीडियो आएगी तो द इंटरेस्ट वुड बी ग्रेटर। आपको याद दिला दें, अयान अली को 14 मार्च 2015 को इस्लामाबाद बेनज़ीर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 5 लाख से ज़ायद डॉलर्स US डॉलर्स दुबई स्मगल करते हुए गिरफ्तार किया गया था। ये कहते हैं रंग में भंग डालना। आपने याद जरूर दिलाना था, आपको याद दिला दें। आपने क्यों याद दिलाया ये हमें? बिकॉज आई एम सॉरी, बहुत सी चीज़ें होती हैं, बहुत हाई प्रोफाइल केसेस बनते हैं पाकिस्तान में, यू नो दैट। हम उसके बारे में बात कर रहे होते हैं एंड देन नथिंग कम्स अबाउट। कोई अच्छा उनके फैसले नहीं होते, कुछ पता नहीं चलता कि क्या हुआ है। हम खुद भी यहाँ फॉलो अप करना चाहते हैं, हमें भी समझ नहीं आती, और लोग उड़ के बाहर जा चुके होते हैं और अपनी जिंदगी हमेशा से यही होता आया है। अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और जरा कराची की बारिश की सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, क्योंकि कराची वाले जरा सहम गए हैं एक्चुअली पिछली दफा जो हुआ था उसके बाद से। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि कराची में आज से बारिशों का एक और स्पेल शुरू होने की पेशगोई है। NDMA और FWO की कोशिशों के बाद उम्मीद यही है कि इस बार हालात नहीं बिगड़ेंगे। आपको बताएं कि महकमा मौसमियात ने बारिश से कबल आंधी चलने और बिजली गिरने का भी इम्कान जाहिर किया है। डायरेक्टर महकमा मौसमियात के मुताबिक हवा का एक कम दबाव खलीज बंगाल और दूसरा रन ऑफ कच्छ पर मौजूद है, और ये दोनों सिस्टम्स गुजरात के करीब आपस में मिल सकते हैं और जुमेरात से सिंध पर असर अंदाज हो सकते हैं, जिसका मतलब है लॉट्स ऑफ रेन। हाँ जी, सिस्टम को समंदर से नमी मिली तो ये मजीद मजबूत हो सकता है। जुमेरात से शहर में मौसम गर्म और मरतूब ह्यूमिड रहेगा, जबकि शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड छू सकता है। कल वैसे शहर में बला का हब्स था, एज एन एक सेकंड के लिए आप नहीं खड़े हो सकते थे। सांस ऐसा लगता था घर के अंदर नहीं आएगा। कि ये हब्स हैज अ लाइफ ऑफ इट्स ओन, क्योंकि आपको जिस तरह ये इनगल्फ करता है ना, इर्द गिर्द आपके एक वर्लपूल बन जाता है गर्मी का। लिटरली ऐसा लग रहा था कि यू कैन नॉट ब्रीथ, इतना हब्स था। और हवा में नमी का हवा का कम दबाव, समंदरी हवाएं जो हैं मुअत्तल हो गई हैं। उसकी वजह से चेयरमैन NDMA ने उम्मीद जाहिर की थी कि बरसात से कबल कराची के बड़े नाले साफ कर लिए गए हैं। कोर कमांडर की क़यादत में तमाम सीगों में, जिसमें आपको पता चल गया होगा फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन भी वहाँ पे चली गई है, डिज़ास्टर मिटिगेशन करेगा इस सीज़न के लिए, ताकि लोगों को आने वाली जो बारिशें हैं उसमें रिलीफ दिया जा सके। कराची की मकामी कोर है, उसको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत बुलाया है। अच्छा जी, और होपफुली बहुत सा काम हो भी गया है और जो बड़े नाले थे उनके चोकिंग पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं। हाँ, हुए हैं। कुछ तस्वीरें वगैरह भी हमने देखी हैं, एरियल व्यूज़ भी हमने देखे हैं। सईद गनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सईद गनी साहब, शुक्रिया, आपने थोड़ा इंतजार किया हमारे साथ। अब बताइएगा कि आज से बारिश की पेशगोई है कराची में। NDMA, FWO, सिंध हुकूमत के इदारों ने इस बार जो तैयारी की है, आपको उम्मीद है कि इस बार मुश्किलात कम होंगी? देखिए, अभी तक जो हमारे पास मालूमात हैं, जो फोरकास्ट है, वो अभी अगले 1-2 दिन में कोई इतनी शदीद बारिश की नहीं है। ये अभी तक की मैं बात बता रहा हूँ, और ये चेंज हो जाती है, डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं, और जो बारिश का बताया जाता है कि कितनी होनी है, उसमें कमी भी हो सकती है, उसमें इजाफा भी हो सकता है। लेकिन एक और बात भी मैं कह दूँ कि देखिए, कोई इदारा भी, कोई शख्स भी ऐसी बारिश के लिए तैयारी नहीं कर सकता जो बहुत ज़्यादा हो। तो कोशिश तो ये की जाती है कि इंतज़ामात ऐसे कर लिए जाएं कि शहरियों को कम से कम तकलीफ हो। और ये बात हम बार बार कह चुके हैं, और ये बात डॉक्यूमेंटेड है, हमारे पास उसकी शवाहिद मौजूद हैं कि हमने हालिया बारिशों से पहले भी जो चोकिंग पॉइंट्स थे बड़े 38 नालों के, वो हमने ठीक कर दिए थे। लेकिन जाहिर है कि ये सिर्फ 38 नाले ही काफ़ी नहीं है। 514 नाले जो है वो, या 540 नाले तकरीबन, और एक्स्ट्रा दूसरे भी हैं जो छोटे नाले हैं DMCs के पास है,
उनमें भी कई जगहों पे काम हुआ था, कई जगहों पे काम नहीं हो सका था। तो एनडीए में आने के बाद उन्होंने 3 बड़े मेजर नालों पर काम शुरू किया है, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा है, जिस पे उन्होंने शुरू के 2 दिन लगाए, वो गुजर नाला था, और उस पर भी हम पहले कुछ काम कर चुके थे। तो ऐसा नहीं है कि सिंध हुकूमत ने पहले काम नहीं किया था, हमने काम किया, एनडीए में हमारी मदद के लिए आया है। अब जाहिर है हमारा जो काम था वो भी जारी है, फिर बीच में एनडीए में ने भी सपोर्ट की है। तो जो गुज़िश्ता बारिशें हुई थी उसके मुकाबले में नालों की सूरत हाल निस्बतन बेहतर है, और हमारा जो टारगेट था वो अगस्त के एंड तक वो तमाम नालों की सफाई कर देना था। तो बाकी जो इंक्रोचमेंट है वो भी कहीं ना कहीं से हम हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि उसमें हमें फेडरल गवर्नमेंट की भी, केएमसी की भी और तमाम दीगर इदारों की मदद दरकार होगी, और जब तक वो इंक्रोचमेंट रिमूव नहीं होगी तब तक परमानेंट सोल्यूशन जो है वो नहीं कर सकेंगे। शुक्रिया सईद गनी साहब, एंड ऑफ कोर्स वी विल सी, क्योंकि बिल्कुल बारिशें तो होने ही वाली हैं। ये कितनी अच्छा, वैसे आपके टारगेट पे है? मुझे शुरू से थोड़ा सा एतराज़ है, कोरोना था, बिल्कुल वजह बात है, लेकिन अगस्त के एंड तक तमाम नाले साफ़ करने का क्या फ़ायदा होता, क्योंकि जुलाई और अगस्त तो गुजर जाता है और मेजर मानसून तो जुलाई और अगस्त में ही होता है। हाँ, मज़हर साहब हमारा इंतजार कर रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब ने हमें ज्वाइन किया। आपको बताएं कि मज़हर साहब का गुज़िश्ता रोज़ जंग में छपने वाला कॉलम मैं कराची हूँ में शहर का दर्द बयान किया गया है। शानदार अंदाज में मज़हर साहब ने कराची का मुकदमा जो है वो पेश किया है। साहब, आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं जिस अंदाज में आपने ये बयान किया है तमाम तर सूरत हाल, यकीनन हैट्स ऑफ टू यू, और हम आपकी तहरीर में वो दर्द महसूस कर सकते थे। एब्सोल्युटली, इट वाज वेरी एविडेंट। मज़हर साहब, पूछना आपसे ये है कि कराची में हर बारिश के बाद जगह जगह पानी जो है वो ठहर जाता है, शहर की बेहतरी की उम्मीदें बह जाती हैं। तो अब वज़ीर आज़म ने नोटिस ले ही लिया है, तो कुछ काम होता नज़र तो आ रहा है। आपको लगता है कि आजकल की बारिशों के बाद शहर में हालात निस्बतन बेहतर होंगे? देखिए, पहले तो दुआ ये हमें करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा बारिशें ना हों कराची में, इसलिए कि ज़ाहिर है अभी काम शुरू हुआ है, आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो। मेरा ख्याल है इस चीज़ को हमें देखना पड़ेगा कि फौरी तौर पे अगर हम ये तवक्को रख रहे हैं कि सारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, तो उसकी तो मेरा ख्याल है वो खाम ख्याली है हमारी। बस दुआ करनी चाहिए कि एक तो ज़्यादा बारिशें ना हो, और दूसरे ये कि जो नालों की सफाई हुई है उसमें आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस हद तक सफाई हुई है, किस हद तक अभी होनी बाकी है। काम तो बहुत बाकी है अभी, लेकिन ये कि सिर्फ अभी आप बड़े नालों के बजाय बड़े नाले आपने साफ़ करने की वो कोशिश की है, और ज़ाहिर है अभी इसमें लगेंगे, कई हफ्ते लग सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद छोटे नालों की तरफ आना चाहिए, क्योंकि छोटे नालों की सफाई भी बहुत ज़रूरी है, और ये तय करना चाहिए आगे चल के कि जब ये बारिशों का सिलसिला ख़त्म हो जाए तो असल सफाई उस वक्त शुरू करें आप, और फिर ये हर 3 महीने बाद ये सफाई का अमल होना चाहिए। हम करते ये हैं कि बिल्कुल बारिशों के करीब जो है वो हम सफाई शुरू करते हैं, और फिर मामला उसी तरह ख़राब हो जाता है। और सिर्फ ज़ाहिर है नालों की सफाई ही काफ़ी नहीं है, बहुत सी चीज़ें करने की ज़रूरत है ताकि आपके गटर चौक ना हो, नाले चौक ना हो। आपको अगर प्लास्टिक बैग्स हैं तो उन पर पाबंदी लगानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साहब, ये पहले करने के काम होते हैं, ये अगस्त के आखिर तक निपटाने के काम नहीं होते। लेकिन अब ये बताइएगा कि वज़ीर आज़म का नोटिस लेना, कराची के उमूर में बराह रास्त आ जाना एक गैर मामूली अमल है, और इसका एक सियासी इम्पैक्ट भी हो रहा है और होगा। तो क्या तहरीक इंसाफ को कराची में इससे फ़ायदा हो सकता है? बिकॉज तहरीक इंसाफ कराची की नुमाइंदा जमात है इस वक्त। जी बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। अगर वज़ीर आज़म ये अमल जो 2 साल पहले शुरू करते, कराची के बुनियादी इशूज़ को आके एड्रेस करते, तो मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ के जो 14 MNAs हैं उनको बड़ा फ़ायदा मिलता, बड़ा हौसला मिलता, उनको अपने वोटर्स के पास जाने का बड़ा हौसला मिलता। वो बुनियादी मसाइल सिंध गवर्नमेंट से बैठ के तय करें, और सिंध गवर्नमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी है, यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को ये सोचना पड़ेगा कि वो उस चीज़ को 2013 के एक्ट को देखें, वो देखें कि कराची या सिंध की जो मकामी हुकूमतें हैं उनको जब तक मुकम्मल तौर पे एम्पावर्ड नहीं किया जाएगा उस वक्त तक मसाइल हल नहीं हो सकते। आपकी असम्बलीज़ जो हैं वो बुनियादी तौर पे कानून साजी उनका काम होता है, उनका काम नालों की सफाई नहीं होता, उनका काम सड़कें बनाना नहीं होता, उनका काम ब्रिजेज़ या अंडरपास बनाना नहीं होता। उनका काम, बुनियादी काम ये होता है कि कानून साजी ऐसी करें कि जिससे फ़ायदा हो, और कानून साजी यही है कि आप मकामी हुकूमतों को ताकत दें, उनको एम्पावर्ड करें, और इसका सियासी फ़ायदा आपको पहुँचेगा।
बहुत शुक्रिया आपका मज़हर अब्बास साहब। वैसे कल इत्तेफाक हुआ थोड़ा सा मैच देखने का, एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग, क्योंकि आपको पता है ना मेरे घर में मेरे हस्बैंड ने तो देखना ही होता है, लेकिन द पॉइंट इज इंग्लैंड में मैचेस होते ही क्यों हैं? मतलब जब हो ही नहीं सकते मैचेस, बारिश हो रही होती है, उनका मौसम ही ऐसा है, तो ये किस तरह और ये क्यों क्रिकेट इंग्लैंड में ही इजाद हुई है? वही तो बात कर रही हूँ कि जब उनका मौसम ही नहीं अलाउ करता कि कुछ किया जाए तो। बट एनीवे, दिस वाज जस्ट माय थॉट। नई डिजिटल मीडिया टीम की हम बात करेंगे। बड़ी ढेर सारी हायरिंग की गई है इसमें और बड़े जज्बे से लोग जो हैं इसमें बढ़ चढ़ कर अब बता रहे हैं लोगों के, जनाब हम भी हायर हो गए हैं, हम भी हायर हो गए हैं। डिजिटल मीडिया टीम की तैयारी जारी है। वज़ीर आज़म इस महाज पर अपने भरोसेमंद सिपाही लाए हैं। देखें क्या नया होता है। भरोसेमंद सिपाही क्योंकि गजाली साहब जिनकी अपॉइंटमेंट हुई है वो तो 2007 से एसोसिएटेड हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, तो मुझे समझ नहीं आया तो फिर उन्हें वैसे ही अपॉइंट कर देते ये इश्तहारात अखबार में छापने का। और फिर पॉइंट बिल्कुल आपने सही बात की है, बिकॉज ये सोचने वाली बात है। हम आपको कुछ इनफैक्ट तस्वीरें वगैरह भी दिखा सकते हैं, बट एनीवे आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ मीडिया सेल के 6 अफराद को वफाकी वजारत इत्तलात के डिजिटल मीडिया विंग में तैनात करने की मंजूरी दे दी गई है। और ज़राए के मुताबिक PTI मीडिया सेल के इन 6 अफराद की तैनाती जो है वो MP2 और 3 स्केल में होगी और इन्हें बगैर किसी मुकाबले का इम्तिहान दिए डिजिटल मीडिया विंग में भारी तनख्वाहों पर रखा गया है। ज़राए का कहना है कि तमाम अफराद PTI का सोशल मीडिया सेल चला रहे थे। शायद 1-2 एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन जो हेड कर रहे हैं इमरान साहब वो तो PTI के कारकुन ही समझ लें आप उन्हें, जिनको 21 ग्रेड में एक्चुअली लिया गया जी। और इन तमाम अफराद ने आम इंतखाबात 2013 और 18 में PTI का बयानिया सोशल मीडिया पर पेश किया था। इनफैक्ट गजाली साहब तो 2007 से PTI की वेब टीम के साथ एसोसिएटेड हैं। 2013 के इंतखाबात में लीड कर रहे थे डिजिटल मीडिया कैंपेन को। दूसरी जानिब वजारत इत्तलात का कहना है कि डिजिटल मीडिया विंग की मंजूरी दिसंबर 2019 में वज़ीर आज़म ने दी थी, जबकि भर्तियों के तरीक़ाकार की मंजूरी वज़ीर आज़म ने अप्रैल 2020 में दी। मुतल्लिका मुलाजमतों के लिए इश्तिहार के बाद भर्तियां की गई हैं। ये हर चीज एज पर रूल्स हुई है। मेजॉरिटी यूथ है वो हमारे साथ है और हमने बेस्ट से बेस्ट लोग लेने हैं। अगर वो बेस्ट लोग हमें PTI के मिल जाएं या किसी नून के मिल जाएं या मीम के मिल जाएं, किसी के भी मिल जाएं। इसमें 7 लोग सेलेक्ट हुए हैं और साथ में अगर एक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसकी वजह से हायर किया गया कि वो PTI का है। उसमें देखिए PTI में तो आधे पाकिस्तान के यूथ ने हमारे सोशल मीडिया पे अभी भी एक्टिव है। चलिए, ये तो आपने सुन लिया। आपको ये भी बता दें कि वजारत इत्तलात के मुताबिक जनरल मैनेजर के लिए 76 और डिजिटल मीडिया कंसल्टेंट के लिए 67 दरख्वास्तें जो हैं वो मौसूल हुई और भर्तियां स्पेशल सिलेक्शन बोर्ड के इंटरव्यू के बाद की गई हैं। हम आपको पूरा तरीक़ेकार बता रहे हैं और मुंतखब अफराद की समरी की वज़ीर आज़म ने 20 जुलाई को मंजूरी दी थी। तो डॉक्टर असलान खालिद ने हमें ज्वाइन किया, फोकल पर्सन है बराए डिजिटल मीडिया। बहुत शुक्रिया डॉक्टर असलान, आपने वक्त दिया। डॉक्टर सबसे पहले तो ये बताइएगा, आपसे जानना चाहेंगे कि वजारत इत्तलात का डिजिटल मीडिया विंग क्या है और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन आप हमें बेसिकली समझा सकते हैं कि व्हाट इज इट सपोज्ड टू डू? डॉक्टर असलान, शुक्रिया अब्दुल्ला इनवाइट करने का। और जी, मुझे आवाज़ आ रही है आपकी? जी बताइए। बिल्कुल, मैं इस पे भी आता हूँ। मैंने आपका कॉन्टेक्स्ट में सुना, आपने जो पूरी एक कहानी बांधी है, आई विल लाइक टू एड्रेस दैट टू। लेकिन पहले जैसे आपने सवाल किया कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसकी जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होगी। देखें, इस वक्त जिस तरह से जो दौर चल रहा है, क्या पाकिस्तान की जो रियासत का नैरेटिव है वो आगे बढ़ाने के लिए एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारी डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस जिस तरह की है उससे बहुत ज़्यादा बदलाव आए और बहुत बेहतरी की तरफ जाए। अगर हम जिस रीजन में बैठे हैं, अगर आप उसका ही अंदाज़ा लगा लें, तो इंडिया इस वक्त डिजिटल के ऊपर पाकिस्तान से बहुत आगे है। और हम जिस जगह पे थे जब हमारी हुकूमत आई, तो हमने देखा कि यहाँ पे डिजिटल मीडिया का फेडरल लेवल पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। कोई किसी किस्म का, कोई डिजिटल मीडिया का कोई एक्सपर्ट यहाँ पे नहीं बैठा हुआ था। मुझे नहीं पता लास्ट गवर्नमेंट का जो भी था, सियासी सेल था, जिस तरह भी था, वो ना तो किसी कागज़ में था, ना उसकी कोई और डिटेल्स थी, तो उसने तो किसी किस्म के डिजिटल के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया हुआ था। अब आप अक्सर सुनते हैं कि जी इंटरनेशनल पब्लिकेशन में पाकिस्तान का नक्शा जो है सही तरह का नहीं आया, हमारा व्यू पॉइंट उस तरह से नहीं है। वो किस तरह से आता? क्या पाकिस्तान ने कभी ये इस चीज़ पे गौर किया था क्या इससे पहले कि क्या हमारा जो अपना मैप है वो गूगल की टॉप सर्चेज में कहाँ पे आ रहा है?
क्या हमने देखा कि हमारे जो प्रो आर्टिकल्स होते हैं उनकी SEO करके कहाँ पे वो टॉप सर्चेस में आते हैं? नहीं आता था। सारा इंडियन लिटरेचर यूट्यूब के ऊपर कश्मीर की डॉक्यूमेंट्रीज इंडियन वर्जन पड़ा होता है। सो इस सारे के लिए भी बहुत ज़रूरी था कि एक इस तरह का फाल किस्म का डिजिटल मीडिया का विंग आए जो रियासत के नैरेटिव को आगे लेके जाए। फिर गवर्नमेंट की एक गुडविल होती है, एक आपने डिजिटल डिप्लोमेसी पे काम करना होता है, आपने इसके अलावा आपकी बहुत सी गवर्नमेंट की जो अचीवमेंट्स होती हैं उनको आप, एक टूरिज्म का इतना बड़ा पाकिस्तान स्पॉट है उसको आपने किस तरह मार्केट करना है? अगर डिजिटली आपके पास वाहिद चाहिए। श्योर वी गेट इट, यू मेड अ कन्विंसिंग आर्गुमेंट कि इसकी जरूरत होती है एंड ग्रेट, आप लोगों ने कर लिया। एक लास्ट बात मैं कर दूंगा। आपकी डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, डिजिटल मीडिया की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है आपकी, आपने उनको किस तरह प्रमोट करना है? डिजिटल मीडिया की पॉलिसी नहीं है, सोशल मीडिया गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी नहीं थी, वो सारी की ओनरशिप लाने के लिए आपको एक यूनिट चाहिए था, उसके लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। अच्छा ठीक है डॉक्टर अरसलान, ये बता दें ऑब्वियसली अब ये आपने कन्विंस भी कर दिया है, ये वक्त की जरूरत है, पूरी दुनिया इस तरफ जा रही है तो व्हाई नॉट अस? एब्सोल्युटली मेक्स परफेक्ट सेंस। लेकिन ये बता दें कि इस डिजिटल मीडिया विंग के लिए आपने 20 और 21 ग्रेड के अफसरान रखे और बताया जा रहा है कि इनमें से 6 जो हैं वो तहरीक इंसाफ के डिजिटल मीडिया वाले हैं, उनके मेंबर्स ऑलरेडी थे। तो इस तरह की सियासी तकर्रियों की जरूरत क्यों पेश आई? सिलेक्शन की जब एक ऐड दिया गया, एक आप लोगों को सोलिसिट कर रहे हैं कि आप आएं और अप्लाई करें, और वेरेज आप लोगों ने एयर मार्क ऑलरेडी अपने लोग किए हुए हैं कि जी हमने ये डालने हैं। अच्छा हुमा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि गवर्नमेंट कोई भी अगर अच्छा स्टेप लेती है तो उस पर इतना स्केप्टिकल, अगर स्केप्टिकल होंगे लोग, अगर इस किस्म का कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ कि ये MP स्केल के अंदर भर्तियाँ हुई हैं, MP2 और MP3 में, और ये मैनेजमेंट पोजीशंस जो होती हैं ये कोई नई पॉलिसी तो नहीं है। आपने फील्ड के रेलिवेंट एक्सपर्ट्स जो आप बड़े नाम लेके आते हैं तो उनको आप मैनेजमेंट पोजीशंस देते हैं, ये कोई नई चीज नहीं है। और ये ग्रेड 20 लगे हुए हैं, इसलिए आप कह रहे हैं क्योंकि 2007 से वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सोशल मीडिया कैंपेन्स रन कर रहे हैं। मैं अब्दुल्ला, मैं उसी पे ही आ रहा हूँ, आ जाएं प्लीज। इस पूरे का एक प्रोसेस बिल्कुल फेयर प्रोसेस हुआ, इश्तहार आया, सिलेक्शन हुई। अच्छा एक सेकंड के लिए हम कहते हैं कि अच्छा जी ठीक है, हम गवर्नमेंट के कानून को साइड पे कर देते हैं, जरूरत नहीं है कि गवर्नमेंट बोर्ड बनाए। जियो से हम इस तरह करते हैं कि अब्दुल्ला को और हुमा को ले लेते हैं और वो बैठते हैं सिलेक्शन बोर्ड में और वो सिलेक्ट कर लें। आप यकीन जाने, बाय द लॉजिक दैट यू आर क्रिटिसाइजिंग गजाली रिक्रूटमेंट, उस लॉजिक के तहत हुमा आप और अब्दुल्ला इसी सिलेक्शन के ऊपर आप पे भी फिर यही इल्ज़ाम लगता, क्योंकि 2 बंदे इसमें, नईम अहमद और उस्मान जहीर, जियो नेटवर्क के साथ बिलोंग करते हैं थे। 2011 से लेके 2018 तक उस्मान जहीर जियो नेटवर्क में काम करते रहे। I know that he has been a part of Jio and he is a member of your team, लेकिन अभी हम गजाली साहब जो अपैरेंटली इस टीम को हेड कर रहे हैं उनकी बात कर रहे हैं। डॉक्टर साहब बात ये है, और अगर आप इसका जवाब दे दें तो सारी क्लैरिटी आ जाएगी। डॉक्टर साहब क्लैरिटी आ जाएगी। सवाल भी इसलिए बन रहा है बिकॉज ये गजाली साहब जो है 2013 बल्कि उससे पहले से 7 से 2007 से आप लोगों के साथ हैं, डिजिटल मीडिया का अब वो हिस्सा बन गए हैं। जब इतने लोगों की इन्विटेशंस बुलाई जाएं जी आप आके अप्लाई करें, लेकिन बंदा आपने अपना लगा दिया हो बीच पे, तो फिर उसमें से नेपोटिज्म की बू आना स्टार्ट हो जाती है। वेरी फ्रैंकली पुटिंग इट पॉइंट ब्लैंक टू यू, दिस इज व्हाट इट साउंड्स लाइक। मैं आपको यही बिल्कुल देखें, क्या गजाली को आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ इस बेसिस पे लगाया, क्या उसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल को आप माइनस कर देंगे? और जो मैंने जियो की एग्जांपल दी वो एग्जैक्टली ये दी कि 2 इस वक्त बंदे वो हैं जो जियो के साथ बिलोंग करें। तो ये इतनी ट्विस्टेड लॉजिक है कि अगर एक बंदे की PTI के साथ एसोसिएशन रही हुई है तो उसको आप ये बना देंगे कि उसकी लाइबिलिटी बना देंगे कि वो मेरिट पे होते हुए भी हम उसे सिलेक्ट नहीं करेंगे। 76 ने जो उस्मान का तस्करा कर रहे हैं, he has been a part of Jio and he has been a part of number of other platform and TV channels as well. Exactly, you are making it sound as if he is working here right now. गजाली साहब की आप अचीवमेंट्स की बात कर रहे थे, तो उनकी अचीवमेंट्स जो मुझ तक पहुंची थी और उनके करीबी जराए ही मुझ तक पहुंचा रहे थे, उसमें वो शुरू ही यहाँ से करते हैं ज्यादातर के 2007 से PTI की वेब टीम का हिस्सा रहे हैं, फिर ही वाज अपॉइंटेड एट द हेड ऑफ सोशल मीडिया
media for Pakistan Tehreek-e-Insaf during 2013 elections. After 2013 elections, he was appointed as the head of PTI social media operations, where he organized and coordinated with over 300 team members. उनका टोटल वास्ता जो है PTI के साथ ही रहा है, उन्होंने कहीं और काम नहीं किया। तो आप बताएं कि व्हाट इज रॉन्ग अगर आम इंसान ये सोच ले। ये बड़ी गलत रिसर्च है। देखें हुमा, एक सेकंड देखें, फैक्चुअल बात आपको करनी चाहिए। ये आप थोड़ी सी रिसर्च कर लेती। अलिफ ऐलान जो कि एक प्रोजेक्ट जिसने चारों गवर्नमेंट्स के साथ काम किया है, उस पूरे प्रोजेक्ट का डिजिटल लीड कौन था? इमरान गजाली वाज द लीड। गजाली साहब चारों गवर्नमेंट के साथ उन्होंने काम किया। सर तस्वीरी शवाहिद भी हम साथ साथ टेलीविजन पे चला रहे हैं। मैंने कब इनकार किया है? मैंने कब इनकार किया है? मैं पर ही बता रहा हूं आपको। और he says that he is one of the founding members of Pakistan Tehreek-e-Insaf. फाउंडिंग मेंबर्स की हम बात कर रहे हैं। सो अगर एक बंदे ने आके एक सोशल मीडिया पे एक पार्टी को आगे लेके आया, तो क्या सारी उम्र उसकी प्रोफेशनल लाइफ खत्म हो जाएगी? क्या वो कहीं पे काम नहीं कर सकेगा? ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। ये इस वजह से अनफॉर्चुनेट है, ये अनफॉर्चुनेट इस वजह से है कि इस सिर्फ करने की वजह से जो हम कंट्रोवर्शियल करते हैं, हम हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स को जो कि वर्ल्ड बैंक के लिए काम कर चुके हैं, जो कि इंटरनेशनल एजेंसीज के लिए काम कर चुके हैं, जो अलिफ ऐलान जैसे रिप्यूटेड प्रोग्राम्स के लिए काम कर चुके हैं, उस तरह के बंदे को अगर हम कंट्रोवर्शियल करेंगे तो द मैसेज इट सेंड्स टू हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स इज कि डोंट जॉइन गवर्नमेंट व्हेनेवर यू विल जॉइन गवर्नमेंट। अगर आप पॉलिटिकल वर्कर रहे हुए हैं अपने पुराने दौर में, तो आपको कैरेक्टर असैसिनेट किया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हिस्ट्री देखें ना, तो सोशल मीडिया टीम हैज ऑलवेज बीन एक्टिव अपने सियासी मुखालिफिन के खिलाफ सोशल मीडिया ट्रेंड्स निकालने में और उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करने में। तो आई वंडर कि उनकी एक्सपर्टीज पाकिस्तान का इमेज बेहतर करने में कैसे सामने आएंगी। एक ये बता दीजिए कि उनका क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन या फिर हायरिंग क्या था? क्या उन्होंने कोई इम्तिहान दिया या उनके इंटरव्यूज हुए? क्योंकि जाहिर है और भी कैंडिडेट्स होंगे ना जिसमें से आप कह रहे हैं कि जी वो बेहतर थे इसलिए उन्हें हायर किया गया। तो क्या ये प्रोसेस थोड़ा सा समझा दें कि 3 इंटरव्यूज हुए या 2 इंटरव्यूज हुए और 10 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया? बता दीजिएगा डॉक्टर अरसलान कि ये गजाली साहब जिस पोजीशन पे आए हैं उसके लिए कितने लोग आपने शॉर्टलिस्ट किए थे या फिर ही वाज द प्राइम कैंडिडेट फॉर इट? देखिए 76 एप्लीकेशंस आई थी और उसको फिर एक बोर्ड ने शॉर्टलिस्ट किया था और उनके सीरीज ऑफ इंटरव्यूज हुए थे। और ये जो बोर्ड है, ये हाई लेवल बोर्ड अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी, जो एमपी स्केल की एक पॉलिसी होती है जिसको फेडरल मिनिस्टर हेड करते हैं, और उसके में एस्टेब्लिशमेंट का नुमाइंदा होता है, कोएप्ट मेंबर होते हैं, एक जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी होते हैं। ये ओवरऑल एक पॉलिसी है, वो इंटरव्यूज़ करती है और सीरीज ऑफ इंटरव्यूज़ होते हैं। और उसके अंदर बाकायदा चीज़ों का मार्क किया होता है कि किन चीज़ों के, जिसमें CV ऑब्वियसली काउंट करते हैं कि किसने ऐड पे अगर आप देखें तो इवन ऐड के ऊपर कई चीज़ें जो हैं वो मार्क्ड हैं कि उसने एक किसी भी रिप्यूटेबल एजेंसीज के लिए काम किया हो, डोनर एजेंसीज के लिए अगर काम किया हो, किसी गवर्नमेंट सेटअप में पहले से काम किया हो। सो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए बिल्कुल मेरिट के ऊपर ये तकरीरें हुई हैं। और आई विल इंकरेज यू अब्दुल्ला हुमा, मैं इंकरेज करूँगा आपको, क्योंकि हम ट्रांसपेरेंसी पे बिलीव करते हैं। आई थिंक आप RTI के अंदर एक एप्लीकेशन करें, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत आप करें, आप सारी इन्फॉर्मेशन लें इसकी। There is nothing to hide. That's why we invited you to elaborate this for us. आप बता दीजिए। डायरेक्ट कर रहे थे डॉक्टर अरसलान, चलें बाकी बातें छोड़ दें, ये बता दें कि डिजिटल मीडिया जो ये सारा है, ये when will it start working? टारगेट्स क्या हैं आपके? What do you foresee कि इसको करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि इसको जितनी जल्द से जल्द इंशाल्लाह हम फाल कर लें तो हम कर लें। उसके बाद हमें पॉलिसी पे सबसे पहले काम करना है, डिजिटल मीडिया की पॉलिसी लेके आनी है। उसके बाद हमें डिजिटल मीडिया की एक ऐड पॉलिसी लानी है, हमने डिजिटल मीडिया की इंडस्ट्री को फ्लरिश करना है। एक बहुत यहाँ पे टैलेंट है, बहुत कंटेंट बनाने वाले लोग हैं, डिजिटल पब्लिशर्स इतना अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर उनकी उस तरह से कोई किसी किस्म की नहीं हो रही। और सेकेंडली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो एक फेक न्यूज़ का एलिमेंट है, जिसको हमने बहरहाल डील करना है। क्योंकि आप जब तक इस फेक न्यूज़ को, आपके अपने चैनल के सलीम साफ़ी साहब हैं, बहुत मोहतरम हैं, मैंने कल भी उनको एक ट्वीट का जवाब भी दिया था,
तो आई थिंक कि ये इस तरह की जो फेक न्यूज़ को उन्होंने भी कल इस विंग के बारे में कहा कि इसका इश्तहार ही कोई नहीं दिया गया था, हालांकि डॉन में दिया गया था, एक्सप्रेस में दिया गया था। तो इस विंग का काम एक फेक न्यूज़ को एड्रेस करना भी होगा, क्योंकि बहरहाल वो एक क्योस की सूरत हाल क्रिएट कर देती है। जिस तरह हमने कोविड में देखा कि कोविड के दौरान एक ये जहर के टीके वाली जो एक फेक न्यूज़ थी और वो फैलाई गई, तो एक इस तरह की कोई पॉलिसी ज़रूर लेके आनी चाहिए इस डिजिटल मीडिया विंग को कि जो खबरें जो क्योस फैला सकती हैं उनको फौरी तौर पे कंट्रोल किया जाए और रियलिटी अवाम के सामने रखी जाए। चलें, वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक डॉक्टर अरसलान एंड दिस डिजिटल मीडिया न्यू टीम। और आप ये कह रहे हैं कि गजाली साहब 71 लोगों में सबसे ज़्यादा काबिल थे, इसलिए मेरिट पर उनकी तैनाती हुई है। यू हैव सेड इट, वी हैव बॉट इट, लेट्स सी कि हाउ डज इट वर्क आउट। और ये जो भी इदारा अपना मीडिया विंग बनाता है, अभी तो चले हम डॉक्टर अरसलान से ये पीटीआई के मीडिया विंग की बात कर रहे हैं, और भी जो भी पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह हो, कुछ चीज़ें सिखानी चाहिए अपने उस इदारे के लोगों को कि जैसे कि सोशल मीडिया को अब जरा सेन किया जाए, अपनी ज़बान जो है वो बेहतर की जाए, एक ज़र्फ होना चाहिए क्रिटिसिज्म लेने का भी। दिस इज ऑल अक्रॉस फॉर एवरीबडी, नॉट जस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ये तो गवर्नमेंट का, ये तो एक गवर्नमेंट का विंग है, ये तो एक गवर्नमेंट का विंग है। लेकिन मैं आपकी बात को आगे लेके जाके कहूँगा कि अक्रॉस पार्टीज एक COC बनना चाहिए जिस पे हर पार्टी को साइन करना चाहिए। अब्यूज को, साइबर बुलिंग को, इसको टोटली कंडेम करना चाहिए और सबको स्टार्टिंग फ्रॉम टॉप नीचे तक जो है ये इस चीज को कंडेम करके इसके ऊपर कोई COC अब अक्रॉस पार्टीज लेके आना चाहिए। बिल्कुल, बस मैं सोच रहा हूँ कि इसमें फिर शहबाज गिल साहब की क्या जॉब डिस्क्रिप्शन बचेगी। बहुत शुक्रिया आपका। पाकिस्तान के टूर ऑफ इंग्लैंड की बात करेंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा रोज है और उम्मीद तो यही है कि बाबर आजम और शान मसूद पाकिस्तानी इनिंग्स को मजबूत बनाएंगे और दोनों सेंचुरियां स्कोर करेंगे। पहले रोज का खेल कम रोशनी की वजह से खत्म हो गया था। सिकंदर बख्श ज्वाइनिंग अस फ्रॉम कराची। सिकंदर, कैसे हैं आप? सिकंदर, मैच देखा आपने, कैसा आपको खेल का आगाज लगा? और जाहिर है एक ब्रेक के बाद, कोविड ब्रेक के बाद हम दोबारा एक्शन में नजर आए हैं आपको। नहीं, देखें, ये तो सिचुएशन ऐसी है कि पूरी दुनिया का है, हम कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, और जो भी हुआ अच्छा हो गया। चले, स्टार्ट तो ले लिया हमने। मैंने एक जगह देखा था एक मैच के अंदर, वो इंग्लैंड था या साउथ अफ्रीका था या न्यूजीलैंड था, कि उन्होंने जो है क्राउड को भी ना 10-10 करके बिठाया हुआ था, तो मतलब हर स्टैंड के अंदर 20-25 आदमी बिठा दिए थे, तो दैट वाज नॉट बैड। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम देखेंगे रौनक बढ़ जाएगी। अच्छा सिकंदर, ये जरूर बताएं, आई मीन वी कैन टॉक अबाउट बाबर अलीज ग्रेट परफॉर्मेंस एंड ऑल्सो बहुत से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं सराहने के बाबर अली के, क्या ज़बरदस्त किस्म के वो प्लेयर हैं बाबर आजम। लेकिन अजहर अली, मैं मजाक वो कंफ्यूज हो गई थी, अजहर अली के बारे में ज़रूर बताएं कि बार बार उनको कैप्टन बना दिया जाता है। परफॉर्मेंस पिछले कुछ मैचेस में देखें तो जीरो ही है, चार मैचेस में। देखिए, अजहर अली के साथ वो अपने होम ग्राउंड के अंदर वो बहुत ज़बरदस्त खेलते हैं, मगर एक साउथ अफ्रीका में लास्ट टाइम हमने देखा था कि जो लास्ट सीरीज़ हुई थी वो बिल्कुल ही फास्ट बॉलर्स के ऊपर वो इतना अच्छा नहीं खेलते या ना खेल सके थे। तो यहाँ पर भी उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। ये उनका आखिरी टूर होगा इंग्लैंड का, उनके कैरियर का, इसलिए कि उनकी जो जिस एज में आ चुके हैं वो आई डाउट कि वो अगली दफ़ा इंग्लैंड टूर कर सकें। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि वो अपने हम सबको गलत साबित करें, वहाँ जाके रन्स करें। देखिए, हम लोग डिपेंड इन दो लड़कों पर करें, एक अजहर है और एक असद है। बाबर नया लड़का है, हम सबकी ख्वाहिश है कि वहाँ स्कोर करे। इंग्लैंड में आप स्कोर करते हैं तो बाबर का जो है प्रोफाइल बहुत हाई हो जाएगा, मगर अजहर और असद शफीक जो उसके बाद आने वाले, इन दोनों को स्कोर करना है। अजहर तो निकल गए हैं, अब असद की बारी है। देखते हैं कि पिच बहुत अच्छी लगती है मुझे, और इससे मुझे उम्मीद है कि ये लोग रन्स करेंगे। अच्छा, ये जरूर बताएं इसके हवाले से आपसे पूछ रहे हैं, ऑन पेपर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है अगेंस्ट इंग्लैंड इन इंग्लैंड, तो लिहाजा अभी आप क्या प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि अभी क्या होगा? देखिए, पिछले तो 2 सीरीज थी पाकिस्तान ड्रॉ करके आएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। इंग्लैंड के अंदर कभी हमारा परफॉर्मेंसेस इतनी अच्छी नहीं होती थी, मगर ये कि जो आखिरी दफ़ा इंग्लैंड हमसे जीता है 2010 में, जब वो मैच फिक्सिंग का स्कैंडल हुआ है, उसके बाद से उन्होंने हमसे सीरीज़ नहीं जीती हुई है। तो पिछली दफ़ा भी हम उनको ड्रॉ करके आए, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छा चांस है। मगर थोड़ा सा डिसएडवांटेज जो मैंने पहले भी प्रोग्राम्स में बोला हुआ है, उससे यही है कि हम रिदम में नहीं है, हम लोगों ने मैचेस नहीं खेले हुए 6 महीने से, इंग्लैंड ने खेले हुए। मगर
अभी जो स्टार्ट लिया है वो इट्स वेरी गुड, इट्स नॉट बैड। मैं ये नहीं कहूँगा गुड, बल्कि इट्स अ वेरी गुड के 139 for 2, अगरचे सिर्फ 41 ओवर्स हुए, ज़्यादा ओवर्स नहीं हुए, पूरा दिन नहीं गया है। तो अब बाकी जो मिडिल ऑर्डर बैटिंग है अगर वो सहारा दे दे, देखिए बॉलिंग अच्छी है हमारी, हमें बॉलर्स को एक टारगेट देना है। अगर हम उनको 200-250 का देंगे तो बेचारे स्ट्रगल करेंगे, मगर अगर हम उन्हें 350 प्लस का देंगे, 350 देंगे तो वो एक अच्छी जगह पे बॉल करके इंग्लैंड को अंडर प्रेशर ला सकते हैं। तो अब बैटिंग के ऊपर रह गया कि ये बैटिंग अच्छी रन्स कर दे तो फिर हम देखेंगे बॉलर्स हमारे जिनके बारे में हम इतनी बातें करते हैं वो क्या करते हैं। में हमारा 350 होना चाहिए। पॉजिटिव चीजें ना उनमें बड़ा दिल करता है। वैसे अम्मी कहती हैं कि नजर भी ना लग जाए इस मुंडे नू। हाँ, ये भी हो जाता होता है। लेकिन सिकंदर आप हमारे साथ एक चीज जरूर पूछनी है। एक स्टेटमेंट है जो कि नासिर हुसैन की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इफ दिस लैड वाज बाबर आजम के हवाले से है कि इफ दिस लैड वाज विराट कोहली एवरीवन वुड बी टॉकिंग अबाउट इट, बट बिकॉज इट इज बाबर आजम नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट। और उसके बाद उनकी बहुत तारीफें की हैं। इसका कसूर किसको देंगे कि क्या पाकिस्तान को अपने जो रियल स्टार्स हैं हमें उनको मार्केट नहीं करना आता? व्हाई इज इट कि हम में से कोई उस लेवल का नहीं है? जिस तरह विराट कोहली का नाम सुनते ही एक ग्लोबल स्टार आपको सुनाई देता है, हालांकि उनकी प्ले पे डिपेंडेंट है। हमारी भी प्ले देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इससे पहले द प्रेजेंट टीम। यस, देखिए हमें ये जो है ना, ये इस तरह ये कमेंटेटर्स वगैरह चढ़ा देते हैं, इनको चढ़ाना नहीं चाहिए। लेट हिम स्कोर रन्स फर्स्ट। विराट कोहली जो है पुराना है, वो क्रिकेट ज्यादा खेलता है इंडिया में, और इंडिया की जो पॉपुलेशन बड़ी है उनकी क्रिकेट रैपिडली हो गई थी। वो जब स्टार्ट ही हुआ था तो उसको वो बिल्डअप करना शुरू कर दिया था। एक दफा अभी ये इंग्लैंड में रन्स कर दे, 2-3 सैकड़े लगा दे, आप देखें इसका खुद ब खुद प्रोफाइल हाई होगा। हमारा छोटा मुल्क है, उनका बड़ा मुल्क है, वो उनका जो मीडिया बहुत स्ट्रांग है वो उसको ज्यादा प्रोजेक्ट करता है। मगर देखिए ये परफॉर्मेंसेस बेस्ड चीजें होती हैं। आप रन्स करना शुरू करेंगे, पूरी दुनिया आपके बारे में बातें करना शुरू कर देगी। आप करें तो अभी ये बहुत अच्छा मौका है बाबर। और विराट कोहली भी बाबर आजम से औसत के हिसाब से पीछे हैं। सो बाबर हैज बीन परफॉर्मिंग रियली वेल एंड ऑब्वियसली आगे भी अच्छा करते रहेंगे। तो फिर स्टार तो वो हैं ही, लेकिन मेगा स्टार उन्हें हम सब मिलकर बनाएंगे। आप शोएब अख्तर की एग्जांपल देख लें, ही इज अ मेगा स्टार, ही हैज बीन अ मेगा स्टार। शाहिद आफरीदी हैज बीन अ मेगा स्टार, वसीम अकरम हैज बीन अ मेगा स्टार। तो बाबर आजम हैज अ लॉन्ग वे टू गो और इंशाल्लाह परफॉर्म करते रहेंगे तो बन जाएंगे। तो आई गेस लुकिंग फॉरवर्ड टू टुडेज इनिंग। देन शान मसूद के हवाले से आप बताएं कि वो व्हाट एक्सपेक्टेशन डू यू हैव फ्रॉम हिम एंड हिज बैटिंग? देखिए उन्होंने एक चीज़ तो उनकी बहुत अच्छी है कि वो फंस कर खेलें। उन्होंने कोई 150 से ज़्यादा गेंदें खेली हैं और वो फंस के वहाँ खड़े रहे। आखिरी में उन्होंने एक ब्लंडर किया था कि निकल के स्पिनर को मारा था, स्टंप उनका मिस हो गया था, बहुत बड़ा स्टंप था, उनके विकेट कीपर से मिस हो गया। ये वो ना करें, जब वो इतनी देर खेल चुके हैं तो वो वहाँ खड़े रहें। देखें ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि शान मसूद ने जो की कि दूसरी तरफ से रन्स बन रहे थे, बाबर बड़ा फ्रीली खेल रहा था, बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहा था, तो वो आराम से अपनी जगह पे खड़े हुए उनको स्ट्राइक दें। दैट इज़ द मतलब एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो शान मसूद इस लिहाज से सही है, उनको लिए बहुत अच्छा मौका है। 45 रन उनके हो चुके हैं, उन्होंने या 46 उनके हैं, तो उन्होंने 100 की तरफ जाएं वो और खड़े रहें वहाँ पर। देखिए टेस्ट क्रिकेट में पेशेंस जो है वो बहुत ही अच्छा किरदार अदा करते हैं और आपके सारा खेल जो होता है आपका टेम्परामेंट का होता है कि आप कितनी देर वहाँ खड़े होते हैं। तो अभी तक शान मसूद ने ये बहुत अच्छा किया है। वंडरफुल, बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर वक्त। हम कल आपसे दोबारा बात करेंगे और दोबारा से मैच के बारे में पूछेंगे। देयर इज अ लॉट ऑफ क्रिकेट लेफ्ट स्टिल, अभी तो और भी काफ़ी दिन है, टेस्ट है आफ्टर ऑल। 12 बरस से जारी और गुज़श्ता एक साल में मजीद संगीनी होती रही है जो जुल्म सितम ढाए जा रहे हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ अक़वाम आलम के सामने बेनकाब करने की पाकिस्तान की कोशिशें रंग ला रही हैं और इसी मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का बंद कमरा इजलास भी हुआ और भारत की जानिब से सलामती कौंसिल का इजलास रुकवाने की भी नाकाम कोशिशें की गई। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी हमारे साथ हैं। शाह साहब, हम ज़ाहिर है जब एहतजाज की बात करते हैं तो हम यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए जितने रिसोर्सेज इस्तेमाल कर सकते हैं उतना करते हैं। कल हमने इस्लामाबाद में भी पावर शो देखा, सदर मुमलिकत का भी खिताब सुना, आपकी भी बात सुनी, लेकिन हम ग्लोबल इम्पैक्ट भी चाहते हैं कि इन तमाम चीज़ों का हो। उस बारे में आप हमें बताइए कि क्या हो रहा है फिर। हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ। एज सून एज वी गेट कनेक्टेड विद शाह महमूद कुरैशी साहब वज़ीर ख़ारिजा होंगे हमारे साथ और हम उनसे इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट पे बात करना चाहते हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा का बंद कमरा इजलास हुआ है जिसमें कश्मीर के मामले पर बात की गई है। ज़ाहिर है पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपने तईं और हमने कल भी इसी अज़्म का अयादा किया कि जहाँ कश्मीरी अपने हक़ के लिए लड़ रहे हैं वहीं उनकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। शाह साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। शाह साहब, आपको आवाज़ आ रही है?
जी अब आ रही है आपके पास। जी शाह साहब, भारत का असल चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास बड़ी कामयाबी है, क्या कहेंगे आप? देखिए, भारत का मौक़िफ़ क्या रहा है? भारत का ये मौक़िफ़ रहा है कि ये हमारा अंदरूनी मामला है और पाकिस्तान को कोई हक नहीं पहुंचता इस पे हर्जा सराई करने का। हम कहते रहे हैं कि ये मुतनाज़ा इलाका है, सलामती काउंसिल की करारदादें मौजूद हैं और वहाँ तरीक़ाकार तय है कि ये मसला हल कैसे होना है। भारत ने कोशिश की कि सलामती काउंसिल इसको ज़ेर बहस न लाए, उन्हें नाकामी हुई और ये इस साल तीसरी मरतबा 55 साल ये मसला खटाई में रहा। अब 55 साल के बाद तीसरी मरतबा एक साल के अंदर ये सलामती काउंसिल में ज़ेर बहस रहा है। 15 मेंबर हैं सलामती काउंसिल के, 14 मेंबरान ने इस पर गुफ्तगू की और अपने ख्यालात का इजहार किया। अब इनमें से कोई भी P5 में से मेंबर चाहता तो उसको ब्लॉक कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया। बहुत से मेंबर्स ने कहा कि UN चार्टर है, करारदादें हैं और बायलैटरल एग्रीमेंट्स भी हैं, हम चाहते हैं पुरअमन तरीके से हल हो। अब मैं ये दुनिया को कहना चाह रहा हूँ, करारदादों, सलामती काउंसिल की करारदादों से फरार अख्तियार कर गया है भारत। बायलैटरल एग्रीमेंट से फरार इख्तियार कर गया भारत। 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने इक़दाम उठाए, उन्होंने तो शिमला एग्रीमेंट की और बायलैटरल एग्रीमेंट की इनकी रूह की नफी की। तो अब आप दुनिया से मैं पूछता हूँ, मल्टीलैटरलिज्म फोरम पर वो बात नहीं करना चाहते, बायलैटरलिज्म और बायलैटरल गुफ्तगू दो तरफा वो नहीं करना चाहते। ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वहाँ जारी हैं और अगर ये जारी रहती हैं तो ये एक फ्लैश पॉइंट बन सकता है और उस फ्लैश पॉइंट की वजह से पूरे खित्ते का अमन और इस्तेकाम भारत दांव पर लगा सकता है। अब बताइए दुनिया कब तक खामोश रहेगी? ये मेरा सवाल है। 20 रिपोर्टर्स हैं ह्यूमन राइट्स काउंसिल के जिनीवा में, सब ने कहा है हमें तशवीश है जो इंसानी सलूक वहाँ बढ़ता जा रहा है, गैर इंसानी सलूक बढ़ता जा रहा है, हमें तशवीश है। अब बताइए इस पे और क्या कहा जा सकता है? मैं शुक्रगुजार हूँ, मैंने खत लिखा सलामती काउंसिल के सदर को और मेरे खत के 72 घंटों के अंदर ये आ गया एजेंडे पर और बहस भी हो गई। और किस दिन हुई? असल बात जो देखने की है, 5 अगस्त तो दुनिया में पाकिस्तान में एहतजाज हो रहा था, कश्मीरियों के साथ इज़हार यकजहती हो रहा था और भारतीय समाज के खिलाफ एहतजाज हो रहा था। उस दिन सलामती काउंसिल इसको ज़ेर बहस लाता है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, कौम को मुबारक हो। अच्छा शाह साहब, यकीनन पाकिस्तान की कामयाबी है और तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी बयान आया। फिर चीन खित्ता कश्मीर की सूरत हाल का इंतहाई बारीक बीनी से जायजा ले रहा है, इसकी अहमियत पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। देखिए, चीन आपको पता है कि बहुत तहम्मुल और बड़ी बुर्दबारी से इन मसाइल को देखता है, वो जल्दबाजी कभी नहीं करता। जो आपने रिसेंट स्टैंड ऑफ देखा भारत का और चीन का, वो यकलख नहीं हुआ। उससे भी चीन ने पूरी कोशिश की भारत को इंगेज करने की, डायलॉग मैकेनिज्म्स को परवकार लाकर मामला सुलझाने की। जब भारत नहीं माना तो चीन ने वो किया, तो आपने देखा तो भारत को वहाँ से खिदमत उनको शर्मिंदगी हुई, लाके उठाकर भागना पड़ा। अब चीन इस सूरत हाल को देख रहा है। चीन ये भी समझता है कि कौन सी कुव्वतें हैं जो उनके फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, जिसको हम CPEC कहते हैं, जो BRI का हिस्सा है, उस पर नजर जमाए हुए है और उसको सबटाज करना चाहता है। वो इस खित्ते को भी जानता है और जो हमारा इकोनॉमिक कॉरिडोर है और उसका जो रीजनल कनेक्टिविटी का जो उनका एक खाका है, तस्वुर है, उसको भी जानता है। इसी चीज को बुनियाद बनाते हुए मैंने फैसला किया है कि इंशाअल्लाह, मेरा ख्याल था कि 5 अगस्त के बाद सलामती काउंसिल केस के बाद मैं इंशाअल्लाह अनकरीब चीन जाऊंगा और चीन की क़यादत से मुस्तक़बिल के लाएबल पर तबादला ख्याल करूंगा।
ठीक, बहुत शुक्रिया आपका। आपने कहा कि आप जाएंगे चीन और फिर मुस्तकबिल के लाए अमल पे भी तबादला ख्याल करेंगे और पाकिस्तान ज़ाहिर है इसी तरह कोशिशें जारी रखेगा। उधर कश्मीरी भाई बहन भी वो तो ना थकते हैं ना रुकते हैं और उनका तो दहाइयों का ये सिलसिला है जो चल रहा है और लाजवाल कुर्बानी की दास्तानें हैं जो रकम की गई हैं इस दौरान। और हर गुजरते दिन के साथ आप कहते हैं ना दुनिया प्रोग्रेस कर रही होगी, हालात बेहतर होंगे, नहीं, हालात बद थे तो अब बदतर हो गए हैं फाशिस्ट मोदी के ज़ेरे इंतजाम। और वो सारी डिटेल्स आपके सामने हैं, हम आपको बताते भी रहते हैं। आज शो ख़त्म करने से पहले एक और इशू जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे थे, अभी टाइम मिला तो कर लेते हैं कि हुकूमत को अपोजिशन से तो बज़ाहिर कोई ख़तरा नहीं, लेकिन अपने इत्तेहादी परेशानी का बायस बन सकते हैं। मुस्लिम लीग काफ के तेवर ज़्यादा अच्छे नहीं नज़र आ रहे। काफ लीग के गिले शिकवे जो हैं वो बढ़ने लगे हैं, जिस पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में वफ़द ने गुज़िश्ता शाम वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुलाकात की है और इसी को समझने की ज़रूरत है कि हो क्या रहा है। लिहाजा भट्टी साहब हमारे साथ हैं, इरशाद भट्टी साहब। भट्टी साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहते हैं कि चौधरी बिरादरान तहरीक इंसाफ से ज़्यादा खुश नहीं है, अब बहुत सी चीज़ें अपेरेंट होती जा रही हैं, तो इनका सबसे बड़ा शिकवा है क्या कि उन्हें फैसला साजी जो है उसमें एतमाद में नहीं लिया जाता, या उन लोगों को इश्यूज़ एग्जैक्टली क्या है? अगर आप बता दें क्या शिकायत है। जब आपका कोई इत्तेहादी हो, आपके साथ हो, आपकी कश्ती में सवार हो, तो फिर क्या आप उस इत्तेहादी को दुश्मन समझेंगे कि दोस्त? पहला सवाल। दूसरा ये है कि आप वादे वफा ना करें। इमरान खान साहब या वफाकी हुकूमत जो चौधरी बिरादरान से आपने वादे किए वो वफा ना करें, आप अपनी कही बातों से मुकर जाएं, आप रोज़ मुज़ाकराती कमेटियां बदल दें, आप इधर उधर की बातें करें, इधर उधर बातें करें नापसंदीदगी की, नाकाबिल एतबार होने की कि चौधरी बिरादरान नाकाबिल एतबार हैं, आप एतबार ना करें उन पर, आप इन्हें साजिशी कहें। अच्छा, चौधरी शुजात बीमार हों, आप एक फ़ोन तक ना करें। दूसरी बात यह कि जब आप 7 मरतबा लाहौर जाएं और 7 मरतबा अपने इत्तेहादी काफ लीग को आप मुलाकात का शर्फ ना बख्शें, किसी अपनी मीटिंग या इजलास में उनको ना बुलाएं, और मौलाना साहब का धरना हो, पंजाब में इक़्तिदार की लड़ाई हो या कोई और मामला हो, आप सारा कुछ मलबा डाल दें चौधरी बिरादरान पर और उनकी ना सुने। और फिर दूसरी बात है, चौधरी बिरादरान चौधरी सरवर से मिलें, जहांगीर तरीन से मिलें, शफकत महमूद से मिलें, साईं बुज़दार से मिलें, सारों से मिलकर इमरान खान साहब की सारी टीम से मिलकर अब कहें कि हमें बताएं हमारा कसूर क्या है, और आप कसूर ना बताएं। और इसके बाद आप क्या समझते हैं कि आपका इत्तेहादी आपसे खुश होगा? नहीं खुश होगा। अच्छा, अब ये बताइएगा भट्टी साहब, क्या अब इत्तलात ये भी हैं कि अगर उस्मान बुज़दार को तब्दील किया गया तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ारत आला के उम्मीदवार ख़ुद बनेंगे? अगर बात यहाँ तक पहुँची है तो आपकी नज़र में बेहतर चॉइस क्या होगी? वैसे देखिए, पहली बात तो ये कि अगर हम चौधरी बिरादरान पर जो नैब केसेस हैं उनको अगर हम छोड़ दें, साइड पे कर दें, तो पंजाब में उस्मान बुज़दार साहब से हत्ता के शहबाज शरीफ साहब से भी बेस्ट ऑप्शन चौधरी परवेज़ इलाही की है। अब ये ज़ाहिर है वो काफ लीग के हैं और पंजाब में ज़्यादा सीटें अक्सरियत है, यानी बड़ी पार्टी है तहरीक इंसाफ, फ़ैसला इमरान खान साहब ने करना है। वो उस्मान बुज़दार साहब को रखें, 5 साल रख लें, या वो किसी और अपने उम्मीदवार को दे दें, किसी कोई और उम्मीदवार आएँ, या कोई और तहरीक इंसाफ कहा कि CM पंजाब बन जाए, वज़ीर आला पंजाब बन जाए, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने डिलीवर करना है और अगर आप मुझसे पूछते हैं कि चॉइस बेहतर कौन है, तो पंजाब में बेस्ट चॉइस चौधरी परवेज़ इलाही है। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया परवेज़ इलाही, बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका। और दैट इज़ इट आई गेस फ्रॉम टुडे। बिल्कुल जी। तो लिहाजा आपको एक दफ़ा फिर बता दें कि कोई बारिश वगैरह का कोई सीन ऐसा बन रहा है, प्लीज़ बी केयरफुल, लोड शेडिंग से खुदा के लिए हमारा छुटकारा हो जाए, आमीन, इस दुआ के साथ। और पर्टिकुलरली आपको हम कहना चाहेंगे कि अगर बिजली की नंगी तारें आपको कहीं नज़र आ रही हों तो प्लीज़ उससे दूर रहिएगा। जो अमलाक का नुकसान होता है वो तो बर्दाश्त होता है, जानी नुकसान इस दफ़ा नहीं होना चाहिए बारिश। और प्रीएम्प्टिवली आप जरा हो जाए, और लोगों के घरों की बेल्स भी ना बजाएं, अगर बारिश हो रही हो तो फ़ोन कर लें उन्हें। बिजली होगी तो बजाएंगे ना बेल। अच्छा, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो।